जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे खाद्य प्रसंस्करण का। हम समझने का प्रयास करेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, यह खाद्य प्रसंस्करण के जो उद्योग हैं वह क्यों लगाए जाते हैं, इनसे क्या लाभ होता है और आगे की क्या रणनीति हो सकती है या आगे चलकर यह किस तरीके से कारगर सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण को कि खाद्य प्रसंस्करण कहलाता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे खाद्य पदार्थ देखे होंगे, कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे कि आम हो गया, है ना, या फिर कुछ दालें हो गई, या नींबू हो गया, है ना, या फिर आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई। बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं। इनकी आयु क्या होती है? कम होती है। यदि आप कच्चे आम को रखेंगे या नींबू को रखेंगे या मान लीजिए आलू को रखेंगे, प्याज को रखेंगे, तो कितने समय तक रख सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन अधिक से अधिक। इसके बाद क्या होते हैं? ये खराब होने लगते हैं। लेकिन यदि हम इन्हें किसी और चीज में परिवर्तित कर दें, मान लीजिए हमने आम को काटकर उसका अचार डाल दिया, तो उसे हम कितने समय तक रख सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रख सकते हैं। दूसरा, सिर्फ आम को खाने में, कच्चे आम को खाने में जो आपको स्वाद मिल रहा था, उसके स्वाद में भी अचार बनाकर क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, आपका खाना स्वादिष्ट बनने लगता है। वैसे ही आलू को यदि हम चिप्स में परिवर्तित कर दें तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, आलू के स्वाद में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वैसे उद्योग या वह चीज जो खाद्य पदार्थों के स्वाद में, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में, खाद्य पदार्थों की अवधि में वृद्धि कर दे, वह क्या कहलाता है? खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। यदि हम खाद्य प्रसंस्करण को परिभाषा की दृष्टि से देखें तो खाद्य पदार्थों की जीवन क्षमता को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कार्यात्मक रूप से उन्हें अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से खाद्य पदार्थों के विनिर्माण संरक्षण की तकनीकी, विनिर्माण संरक्षण मतलब उन्हें पुनः निर्मित करना, विनिर्माण संरक्षण की तकनीकी को क्या कहा जाता है? खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। अब बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कि आखिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होते हैं। तो ऐसे उद्योग जो कच्चे उत्पाद को खाद्य पदार्थों में या खाद्य पदार्थों को किसी अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहलाते हैं। अर्थात कोई भी कच्चा माल आता है, उसे प्रोसेस करके उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर दें, उसकी अवधि में वृद्धि कर दें, उसकी मांग में वृद्धि कर दें या फिर उसको सस्ती से महंगी कर दें, ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहलाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उद्देश्य क्या हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होते हैं वह पदार्थों की समय अवधि में वृद्धि कर देते हैं। अर्थात इनका उद्देश्य क्या है? पदार्थों की समय अवधि को बढ़ाना। अर्थात कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ कम समय की अपेक्षा अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ पोषक तत्वों में वृद्धि करना। खाद्य पदार्थों में जो पोषक तत्व हैं उनमें क्या करना है? पोषक तत्वों की और वृद्धि कर देना। साथ ही साथ स्वाद में वृद्धि करना, जो उसका मूलतः स्वाद है उसको परिवर्तित करके और स्वादिष्ट बना देना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ पदार्थों का मूल्यवर्धन करना। मान लीजिए आप कच्चा आलू 20 रुपए किलो खरीद के लाते हैं, वहीं पर 20 रुपए में आपको कितना? 10 ग्राम चिप्स ही प्राप्त होती हैं। तो क्या है? उस आलू की कीमत में क्या कर दी? वृद्धि कर दी। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं? उस आलू की कीमत की उस आलू की समय अवधि बढ़ा दी, उसमें पोषक तत्व बढ़ा दिए, साथ ही साथ स्वाद बढ़ा दिया और उसकी मूल्य वृद्धि कर दी। तो ये सभी क्या होते हैं? इसके उद्देश्य होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 2 प्रकार के प्रसंस्करण किए जाते हैं। बात आती है कि आखिर प्रसंस्करण कितने आधार पर होते हैं? तो 2 आधार पर होंगे। एक होता है विनिर्माण के आधार पर और एक होता है मूल्यवर्धन के आधार पर। विनिर्माण मतलब क्या होता है? विनिर्माण में मतलब मान लीजिए कोई कच्चा माल है, उसको हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि कच्चे माल में हम आलू का उदाहरण ले लेते हैं। आलू क्या है? कच्चा माल है। कच्चे माल को हम घिस के क्या कर देते हैं? चिप्स में बदल देते हैं। तो वह क्या बन गया? आपका खाद्य पदार्थ बन गया। तो विनिर्माण करके भी हम प्रसंस्करण कर सकते हैं या फिर हम उसका मूल्यवर्धन कर दें। मूल्यवर्धन किसमें होगा? तो वह जो प्रोसेस होती है वो खाद्य पदार्थ के आगे की प्रोसेस होती है। अर्थात इसमें हम मुख्य उत्पाद के रूप में खाद्य पदार्थ को लेते हैं, फिर उस खाद्य पदार्थ में या तो उसके मूल्य में वृद्धि कर देते हैं या उसकी समय अवधि में वृद्धि कर देते हैं। अर्थात आलू जहां 20 रुपए किलो बिक रहा था, उसे या तो हम चिप्स में बदलकर उसका मूल्य बढ़ा देंगे या चिप्स में बदलकर ही उसकी समय अवधि बढ़ा देंगे। मान लीजिए एक आंवला है, आंवले का आप मुरब्बा बना देते हैं तो मुरब्बा महंगा बिकता है आंवले की अपेक्षा, और दूसरा कई वर्षों तक चलता है।
तो विनिर्माण प्रसंस्करण कितने आधार पर होगा? दो आधार पर, या तो हम कच्चे माल को खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर दें या फिर हम उसका मूल्यवर्धन कर दें, उसको पैकेजिंग के रूप में मार्केट में पहुंचा दें, जिससे उसकी समयावधि भी बढ़ जाए और उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाए। यदि हम बात करें कि खाद्य प्रसंस्करण के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, कहां पर खाद्य प्रसंस्करण किया जा सकता है, तो मुख्य क्षेत्रों में आता है फल और सब्जी। फल और सब्जी को हम प्रसंस्कृत कर सकते हैं। दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, दूध से हम बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। वैसे ही दुग्ध उत्पाद जो होते हैं, दूध से निकलने वाला मक्खन होता है, दूध से निकलने वाला दही होता है, छाछ होता है, इसको भी हम प्रसंस्कृत करके नए नए आइटमों में बना सकते हैं। ऐसे ही मांस और पोल्ट्री हो गया, इससे भी हम बहुत सारे इन्हें प्रसंस्कृत करके बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं। अनाज प्रसंस्करण हो गया और उपभोक्ता पदार्थ हो गए। तो इतने सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम प्रसंस्करण उद्योगों को लगा सकते हैं या प्रसंस्करण इन चीजों का हम कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या होता है? तो दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण क्या करते हैं? कृषि और उद्योग के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि विनिर्माण कहां पर होता है? उद्योगों में होता है। और कच्चा माल कहां मिलता है? तो वह कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषक कच्चा माल का उत्पादन करते हैं, फिर वह उद्योग में जाता है, उद्योग में जाकर उसका प्रसंस्करण होता है। मान लीजिए खेत में आलू का उत्पादन हुआ, अब वो आलू जब तक मार्केट में नहीं जाएगा, जब तक उसका प्रसंस्करण नहीं होगा, तब तक क्या वह चिप्स में परिवर्तित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कृषि और उद्योग के मध्य क्या कर रहे हैं? ये संबंध स्थापित कर रहे हैं। उद्योग को कृषि पर डिपेंड कर रहे हैं और कृषि को उद्योग पर डिपेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ यह कृषि से संबंधित बेरोजगारी को कम करते हैं, लोगों को नए नए रोजगार उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी किसान ने नींबू का बगीचा लगाया, अब उसने नींबू का बगीचा लगाया, नींबू का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, उसने नींबू को बेचा, नींबू नहीं बिक रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? खुद का प्रसंस्कृत उद्योग डालकर एक अचार उद्योग का निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए उसने गांव में ही अचार उद्योग का निर्माण कर लिया, नींबू से वो अचार बनाने लगा, पैकेजिंग के रूप में मार्केट में पहुंचाने लगा, तो उससे वहां पर उस क्षेत्र में जितने भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, एक तो उनको रोजगार मिल जाएगा और उस किसान के लिए मूल्य वर्धित रूप में, मतलब नींबू का जो ओरिजिनल मूल्य था उससे बढ़कर मूल्य उसे प्राप्त होने लगेगा। खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करता है, मतलब जो नींबू 10 से 12 दिन चल रहा था वही अचार के रूप में अब 1 से 2 साल तक चलने लगेगा। अर्थात क्या हो रहा है? खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और क्या होता है? पोषक स्तर में सुधार होता है, पोषण की मात्रा बढ़ जाती है इसमें। साथ ही साथ फसल के विविधीकरण में वृद्धि हो जाती है। जहां व्यक्ति सिर्फ गेहूं का उत्पादन करता है, चावल का उत्पादन करता है, अब वो क्या करेगा? फल उद्योगों का भी उत्पादन करने लगेगा, बीच बीच में नींबू भी लगाने लगेगा, बीच बीच में आम भी लगाने लगेगा। इससे क्या होगा? फसल की विविधीकरण में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे किसानों को घाटा होने की संभावना कम हो जाती है। मान लीजिए एक फसल में उसे घाटा हो जाता है तो वह दूसरी फसल के आधार पर अपना मुनाफा प्राप्त कर सकता है। महिलाएं सशक्तिकरण होती हैं। अचार उद्योग हो गया, अचार बनाने में सशक्त कौन होती है? महिलाएं होती हैं, बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। पापड़ बनाने में माहिर कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा दिए जाते हैं तो जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार भी प्राप्त होता है और वह सशक्त हो जाती हैं, वह खुद रोजगार प्राप्त करके अपना जो दिनचर्या है वह सही तरीके से चला पाती हैं, अपना खर्चा स्वयं उठा पाती हैं। प्रव्रजन पर रोक लगता है। लोग प्रव्रजन कब करते हैं? लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाते हैं? जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से तो कृषि क्षेत्र में ही आपको रोजगार मिल रहा है। तो जब लोगों को अपने मूल स्थान पर ही रोजगार प्राप्त हो जाएगा तो क्या वह प्रव्रजन करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे? स्वतः ही नहीं जाएंगे। तो क्या करता है? यह प्रव्रजन पर भी रोक लगाता है। खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाएं क्या हैं? क्या भारत उपयुक्त भूमि है खाद्य प्रसंस्करण के लिए? तो यदि हम भारत का अध्ययन करें तो भारत का अध्ययन करके हमें प्राप्त होता है विभिन्न डाटाओं के माध्यम से कि भारत बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र रखता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए। क्योंकि भारत सबसे पहले तो कृषि प्रधान देश है। कैसा है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70% से अधिक जनसंख्या की कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्रों में निवास कर रही है। यहाँ पर 68.8% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। दूसरा, यहाँ पर 60% जनसंख्या 30 वर्ष से कम की है, अर्थात यहाँ पर जननांकिकीय लाभांश अधिक है। युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, अर्थात उन युवाओं को यदि सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही ट्रेनिंग दी जाए तो वह खाद्य संस्करण उद्योग में एक नई क्रांति ला सकते हैं।
तेजी से बदलता हुआ उपभोग का पैटर्न, लोग अब खुली वस्तुओं की अपेक्षा पैकेट बंद वस्तुओं का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके का जब पैटर्न बढ़ रहा है तो लोग इस जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न को पैकेट बंद वस्तुओं में परिवर्तित करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। भारत की लंबी समुद्री तट रेखा होने के कारण आपको पता है कि जो भारत का दक्षिणी तट है, यहां पर अरब सागर लगा हुआ है और यहां पर बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। यहां पर नीचे हिंद महासागर है। तो इतना जो तट है वो समुद्री सीमा से लगा हुआ है, इसलिए यहां पर जो मत्स्य का उत्पादन है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और मत्स्य का भी हम खाद्य प्रसंस्करण करके उसका भी बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। भारत में सर्वाधिक पशुधन है। पशुधन की दृष्टि से भी भारत संपन्न देश होने के कारण यहां पर मांस को कच्चे माल के रूप में उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बढ़ावा मिल सकता है। तो इतनी सारी दशाएं भारत के अंतर्गत पाई जा रही हैं और ये सभी दशाएं एक अच्छा माहौल तैयार करती हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन से स्थान हैं जहां पर हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लगाना चाहिए। तो किन स्थानों पर उद्योग लगाना चाहिए? तो ऐसे स्थान जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता हो या फिर कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता हो। मान लीजिए आपने चिप्स का उद्योग डाला, ऐसे क्षेत्र में डाल दिया जहां पर आलू का उत्पादन ही नहीं होता, तो क्या आप उस उद्योग को सही तरीके से चला पाएंगे? नहीं। इसलिए उद्यमी को बताया जाता है कि सबसे पहले आपको उद्योग कहां पर डालना है, जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता हो, जहां पर संचार माध्यम या आवागमन की सुविधा हो, जहां पर पास में ही मार्केट हो, जहां पर श्रम बल आसानी से उपलब्ध हो। यह सभी दशाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी लागू होती हैं। जहां पर भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा वहां पर यह उद्योग आसानी से चल पाएगा, क्योंकि जो कच्चा माल है वह आसानी से प्राप्त हो जाएगा और जब कच्चा माल आसानी से प्राप्त होगा तो प्रसंस्करण करने में उद्योग को आसानी होगी। दूसरा, कुशल श्रम उपलब्ध होना चाहिए। कुशल श्रम, देखो दो प्रकार का श्रम होता है, एक सिर्फ श्रम होता है और एक होता है कुशल श्रम। कुशल श्रम का मतलब वहां पर ऐसे लोग हों जो उस कार्य को करने में सक्षम हों। अर्थात यदि कुशल श्रम की उपलब्धता होगी तो वह उद्योग बहुत तीव्र गति से फल फूल सकता है। यातायात के विकास के साधन होना चाहिए, अर्थात यदि आपने खाद्यान्न का उत्पादन कर लिया है तो उसको आप मार्केट में बहुत आसानी से पहुंचा सकें। दूसरा, कच्चा माल आपके यहां तक आने के लिए भी सड़क परिवहन, रेल परिवहन बहुत सही मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। बाजार की उपलब्धता हो, आपने कोई पदार्थ बनाया है तो उसके लिए बाजार में बेचने के लिए बाजार उपलब्ध होना चाहिए और बाजार पास में उपलब्ध होना चाहिए। संबंधित अवसंरचना विकास, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का विकास होना चाहिए। मतलब जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब होता है, तो खाद्य पदार्थ थोड़े अधिक समय तक चल सके ताकि उद्योग में उसका उपयोग हो सके, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी वहां पर होनी चाहिए। तो ये कुछ दशाएं हैं जो उस स्थान को चयन करने में, जहां पर हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलना है, बहुत मदद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी उद्योग आपको खोलना है या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कोई स्थान का यदि आपको चयन करना है तो स्थान कैसा होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो वहां पर कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। कच्चे माल के साथ साथ वहां कुशल श्रम होना चाहिए। कुशल श्रम के साथ उस कच्चे माल को, मान लीजिए आपका उद्योग हो गया तो इस उद्योग तक कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। कच्चे माल के लिए कुशल श्रम होना चाहिए। कच्चा माल उद्योग तक आसानी से आ सके इसके लिए क्या होना चाहिए, यातायात के साधन होना चाहिए। और कच्चा माल यहां से मार्केट तक पहुंच सके इसके लिए भी यातायात संसाधन सरल मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता के साथ साथ पास में बाजार भी होना चाहिए। फिर जब एक कच्चा माल यहां आता है तो यहां पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी होनी चाहिए। तो ये सभी सुविधाएं जिस स्थान पर होती हैं वहां पर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत आसानी से खोल सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती अवस्थाएं क्या होना चाहिए, अर्थात पहले क्या आवश्यकताएं होती हैं और बाद में क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ववर्ती आवश्यकताओं का अध्ययन कर लेते हैं। पहले क्या आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले तो कच्चे माल का उपलब्ध होना चाहिए। यदि कच्चा माल नहीं है तो वहां पर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं लगा सकते। आधुनिक निष्कर्षण तकनीक होना चाहिए। आधुनिक निष्कर्षण मतलब आलू आया है तो उसको छिलके को किस तरीके से हमें निकालना है, आलू की कटिंग किस तरीके से करना है, वह तकनीक वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ किसानों का बेहतर संबंध,
यदि आपका किसानों से बेहतर संबंध नहीं होगा तो वो कच्चा माल आपको सही दामों में नहीं देंगे या फिर किसी और को बेच देंगे। तो क्या पूर्ववर्ती आवश्यकताएं क्या हैं? कच्चे माल की उपलब्धता हो, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक हो, किसानों से बेहतर संबंध हो, भंडारण सुविधा हो। मान लीजिए कच्चा माल आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया तो उसको आप सुरक्षित कहां पर रखेंगे? भंडारण क्षेत्र में रखेंगे, इसलिए आपको भंडारण की सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही साथ यातायात की सुविधा होनी चाहिए और क्या? कुशल व सस्ता श्रम बल होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कच्चा माल हो, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक हो, किसानों से अच्छे संबंध हो, भंडारण सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो और कुशल व सस्ता श्रम बल हो। अग्रवर्ती अवस्थाओं की बात करते हैं तो अग्रवर्ती अवस्थाओं में आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक का विकास किया जाना चाहिए। मतलब आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक आपके पास नहीं होंगी तो आप खाद्यान्न का बहुत तीव्र गति से प्रसंस्करण नहीं कर पाएंगे। मशीनों की उपलब्धता होनी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें आपके लिए वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। उन्नत प्रयोग सुविधा का विकास होना चाहिए। संगठित खुदरा दुकानों के माध्यम से तीव्र वितरण कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। खुदरा दुकानें, अब मान लीजिए आपके पास पैकेजबद्ध वस्तुओं का निर्माण हो चुका है तो आप कैसे उसे मार्केट में पहुंचाएंगे? तो आपके पास क्या होना चाहिए? खुदरा दुकानदार होने चाहिए। खुदरा दुकानदार क्या करते हैं? इसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या कहलाता है? मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इसे मुख्यतः हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले मांग बढ़ेगी तो हमें उसका उत्पादन किस तरीके से या उसकी पूर्ति हमें किस तरीके से करना है, इसका प्रबंधन किस तरीके से होता है। तो इसे हम 3 तरीके से देखते हैं। एक प्राथमिक तरीका होता है, द्वितीयक तरीका होता है, तृतीयक तरीका होता है। प्राथमिक तरीके में देखते हैं कि सबसे पहले कोई खाद्यान्न वस्तु आती है तो हम क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं, छटाई करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि सबसे पहले तो खेतों में उस खाद्यान्न की बुआई होगी। मान लीजिए आलू है तो आलू की पहले बुआई करनी पड़ेगी। तो बुआई कहां पर होगी? विभिन्न खेतों में होगी। फिर हमें उसकी कटाई करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आलू है तो आलू को जमीन से निकालना पड़ेगा और वो निकालेंगे कैसे? क्या इंसान निकालेंगे? तो हाँ, इंसान भी निकाल सकते हैं और मशीनें भी निकाल सकती हैं। मान लीजिए बहुत सारे क्षेत्र में यदि आलू लगा है तो हम मशीनों के माध्यम से निकाल लेते हैं। यदि कम क्षेत्र में लगा हुआ है तो हम वहां पर मानवों की सहायता ले लेते हैं। तो पहले हम बुआई करेंगे, जब फल बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उसकी कटाई करेंगे और फिर कटाई के साथ उसका परिवहन करेंगे। परिवहन किसके द्वारा होगा? वाहनों के द्वारा होगा। जब वह परिवहन होगा तो वह कहां पर आएगा? वह आएगा उद्योगों में। कहां पर आएगा? उद्योगों में। उद्योगों में जैसे ही आएगा तो उसके हम भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करेंगे। आलू है तो आलू जैसे ही यहां पर आया तो आलू को हम क्या करेंगे? छीलेंगे। छीलने के बाद उसको क्या करेंगे? उसकी कटिंग करेंगे। तो ये सब द्वितीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? उद्योग आएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके मूल्य में संवर्धन करेंगे, मतलब मूल्य को बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमने उसको काटा, काटने के बाद उसको फ्राई किया और उसमें नमक मिर्च लगा दी तो क्या बन गया? वो चिप्स बन गई। तो उसमें क्या हो गया? मूल्य संवर्धन हो गया। मूल्य संवर्धन 2 तरीके से होगा, या तो हम उसका प्रसंस्करण कर दें अंतिम उत्पाद का निर्माण करके, या फिर हम उसकी मार्केटिंग करें उपभोक्ता के लिए तैयार करके। उपभोक्ता को जिस चीज की चाहे है उसके रूप में हम उसको परिवर्तित करके या तो हम उसकी मार्केटिंग को बढ़ा दें या हम उसका प्रसंस्करण बढ़ा दें। तो इसके माध्यम से क्या होता है? मांग और पूर्ति का प्रबंधन होता है। मांग कितनी अधिक है, किस चीज की है, उसकी पूर्ति हमें किन दामों पर करनी है, वह इस चित्र के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियों के विषय में कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं। तो पहली तो पर्याप्त अवसंरचना का विकास का अभाव है। पर्याप्त अवसंरचना मतलब या एक तो कुशल श्रम नहीं मिल पाता है, दूसरा बाजार की अनुपलब्धता हो जाती है। कहीं बाजार होता है तो कहीं पर कच्चा माल नहीं मिल पाता, और मान लीजिए दोनों मिल भी गए तो यातायात की समस्या आ जाती है, संचार माध्यम की समस्या आ जाती है। अर्थात पर्याप्त अवसंरचना का विकास का अभाव है। दूसरा, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता में कमी है। कुशल मानव संसाधन नहीं मिल पाता है। दूसरा, निजी निवेश का अभाव है। लोग इन जो उद्योग होते हैं इनमें निवेश ही नहीं करना चाहते। संविदा कृषि का अभाव है। संविदा कृषि क्या होती है? सब लोग एक साथ होकर कृषि करें। अभी क्या हो रहा है? वर्तमान में परिवारों का विखंडन हो रहा है। जो बड़े खेत थे वो छोटे खेतों में परिवर्तित हो गए हैं। लोग अलग अलग खेती करते हैं। कोई आलू का उत्पादन कर रहा है तो कोई प्याज का कर रहा है, तो कोई गेहूं का कर रहा है, तो कोई चने का कर रहा है। इसमें अलग अलग उत्पादन होने के कारण जो कच्चा माल है वो सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसलिए संविदा कृषि का अभाव भी इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सरकारी नीतियों का अभाव है। सरकारी नीतियां कुछ ज़्यादा सहायता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नहीं दे रही हैं। ऐसी कोई नीति नहीं बना रही हैं जिसके द्वारा किसान या कोई भी व्यक्ति या निजी निवेशक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ओर ललायत हो।
आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकी का अभाव है, क्योंकि ऐसी कोई आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकें नहीं आ रही हैं जिसके माध्यम से लोग कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन कर सकें। तो ये सब क्या है, इस उद्योग की चुनौतियां हैं। बात करें इनका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, तो इसके समाधान के लिए सबसे पहले हमें क्या है, वही जो कमियां थी उनको हमें घटाना पड़ेगा, अर्थात आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। कौशल विकास में खाद्य प्रसंस्करण कौशल पर भी विकास देना पड़ेगा। जैसे कि कौशल विकास के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लोगों को ITI में तैयार किया जाता है, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक में तैयार किया जाता है, बिल्डिंग में तैयार किया जाता है। उसी तरीके से खाद्य प्रसंस्करण में भी लोगों को कौशल विकास करना चाहिए, कौशल को विकसित करना चाहिए। संविदा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। शोध व विकास कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सके। कृषकों को उत्पादन हेतु सहयोग देना चाहिए। कृषकों को आप जब तक सहयोग नहीं देंगे तब तक वह उत्पादन सही मात्रा में नहीं करेंगे, तो किसानों को भी इसके लिए सहयोग करना चाहिए। तो ये क्या हो जाते हैं, समाधान हो जाते हैं। सरकारी प्रयास क्या क्या हुए हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दे देना चाहिए। सरकार क्या कर सकते हैं, 100% FDI की अनुमति दे दे, ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश करेगा, तो उससे क्या होगा, किसानों को भी सहयोग होगा और ये उद्योग बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। एग्री एक्सपोर्ट जोन की स्थापना करने में, जिससे विनिर्माण उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हो सके, तो क्या करना चाहिए, एग्री एक्सपोर्ट जो जोन है उनकी स्थापना करनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण मिशन 2012 जो आया है वो बहुत अच्छा है, वो इसके लिए बहुत सहयोगी कारीगर सिद्ध हो रहा है। मेगा फूड पार्कों की स्थापना करके भी हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के साथ साथ नाबार्ड द्वारा कोल्ड स्टोरेज व फूड प्रोसेसिंग यूनिट हेतु ऋण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर कुछ कार्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए और कुछ कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, इसके साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या खाद्य प्रसंस्करण वाला जो टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा गया है वह समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली यूनिट के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपकी दूसरी यूनिट समाप्त होती है। अब हम बात करेंगे तीसरी यूनिट में, और तीसरी यूनिट में आपको मध्य प्रदेश के भूगोल का अध्ययन करना है। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ, अगली यूनिट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।